गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का सिद्धांत रूसों से संबंधित सिद्धांत है और हालांकि सारे सिद्धांत रूसों के पार्ट 2 से अकॉर्डिंग यानी कि राज्य से संबंधित जो पूछे जाने वाले हैं वो सभी हो चुके हैं। जैसे आपका सामाजिक समझौता, राज्य से संबंधित विचार और राजनीतिक विचार भी हो चुके हैं। अभी ज़रूरत है कि रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को हम अच्छे से समझ लें कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है और पेपर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आईएएस के एग्ज़ाम और इसके अलावा पीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित पक्षों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत लिख लीजिए। रूसों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। क्लियर? अब इस सिद्धांत में हमें क्या समझना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी एक बात समझिए कि सामान्य इच्छा जब व्यक्तियों के मन में आई और राज्य के साथ ये समझौता होने लगा कि सामान्य इच्छा को भी हमें महत्व देना है, यानी कि व्यक्तियों ने अब एक सोच डेवलप की जो पूरे समाज के लिए हो गई और वो स्वार्थ की भावना से थोड़ा बिल्कुल ही हटके हो गई है और स्वार्थ की भावना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ पे कभी भी सामान्य इच्छा नहीं होगी स्वार्थ को लेकर के। जब सामान्य होता है और व्यक्ति आ जाते हैं तो स्वार्थ अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। केवल सबका विकास यही पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पक्ष रह जाता है। क्लियर इज इट? तो समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत में हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है व्यक्तियों पर। अब ये एक राज्य है, ठीक है। अब इस राज्य में ये जैसे कि मैं पहले से भी बताती हूँ, ये ए नंबर का जो सर्किल है इसे हम मान लेते हैं कि ये राज्य है या कोई एक व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति कह दो, राज्य कह दो, शासन किसका होगा? इसका होगा। और किस पर शासन होगा? आम जनता पे। ये सभी आम जनता हैं। आप ऐसे समझिए बहुत आसानी से, सभी आम जनता हैं और सबकी पर्सनल तो अपने अपने विचार हो सकते हैं। किसी के ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सोच का अंतर कितना है। एग्जैक्ट आपके परिवार में ही अगर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में सबकी सोच बराबर नहीं होगी, कहीं ना कहीं सोच में अंतर होगा। लेकिन अगर आपके 5 सदस्य एक ही बात को सोचते हैं तो वहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों का भला या फिर आप कह दीजिए पूरे परिवार का कल्याण की बात होगी। सेम यहीं पर वो नियम लागू होता है। ठीक है, राज्य के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन होगा
कि सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ से सामान्य इच्छा जो प्रकट की गई है, राज्य उसे क्या करवाएगा, लागू करेगा, और लागू करेगा तो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है। बाध्य भी हो सकती है सामान्य इच्छा किसी के लिए, ये क्लियर है। कोई सामान्य इच्छा ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति की सोच इच्छा से मैच नहीं कर रही है तो वो उसके विपरीत भी हो सकती है। लेकिन यही सामान्य इच्छा जो रूसो के टाइम में आई, ठीक है, वर्तमान समय की जो नींव पड़ी है कल्याणकारी या सामान्य इच्छा या जन भागीदारी की, वो पक्ष हमें यहीं से मिलते हैं। हालांकि अगर हम इतिहास की बात करेंगे, इतिहास में देखा जाएगा तो इसके साक्ष्य तो बहुत मिल जाएंगे। हमारे रामायण में मिलते हैं, हमारे महाभारतों में मिलते हैं, मनुस्मृति में मिलते हैं, चाणक्य ने भी जिक्र किया है। लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में जब व्यक्ति का विकास होता है तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत जो वेस्टर्न थिंकर ने प्रस्तुत किए हैं उसमें रूसो का नाम पहले लिया जाता है, सर्वप्रथम रूसो का नाम आता है। ठीक है। और इसको महत्व दिया जाता है क्योंकि सामान्य इच्छा का सिद्धांत आपके दर्शन से आपको दर्शन की दृष्टि से क्या चीज़ें कराता है, ये सामान्य इच्छा व्यक्तियों के मौलिकता को भी दर्शाता है। मौलिकता में संप्रभुता, स्वतंत्रता, आप ये समझिए क्या होगा, और इसके अलावा संप्रभुता, स्वतंत्रता, अधिकार, अगर इसका सार पूछा जाए तो दर्शन के रूप में क्या है, ये सामान्य इच्छा स्वतंत्र है, बिल्कुल ही किसी पक्ष का दबाव नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? यानी कि जितनी भी पब्लिक है, जितने भी पब्लिक या जितनी भी जनता उस राज्य में मौजूद है तो राज्य का ये दबाव नहीं है, बल्कि सभी जन सामान्यों की एक सामाजिक या सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा सबके लिए है, संप्रभुता है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और व्यक्तियों ने मिल कर के अपनी सामान्य इच्छा के लिए आवाज़ उठाई है। अधिकार है, अधिकार भी होगा, यानी कि इस सामान्य इच्छा में लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। जो सामान्य इच्छा सबके लिए मानी जाएगी, सबको वो प्राप्त भी होगी और उसमें व्यक्ति के अधिकार भी सही रहेंगे। कानून के द्वारा उसको एक वैलिड क्या दिया जाएगा, मान्यता भी मिलेगी राज्य के द्वारा, यानी कि कोई आपकी सामान्य इच्छा को हनन नहीं करेगा। और कैसे मतलब भी नहीं बैठता, क्योंकि जब सामान्य इच्छा सबके लिए बराबर है तो कोई उसका हनन कैसे करेगा, संभव ही नहीं है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य इच्छा दो प्रकार की होती है। पहला तो यथार्थ। सामान्य इच्छा दो प्रकार की होगी और यथार्थ जिसमें एक तो यथार्थ होगी और दूसरी वास्तविक। यथार्थ में और वास्तविकता में क्या अंतर है? यथार्थ आपकी सोच संकुचित होती है, दूसरा संकुचित होने के साथ साथ अस्थायी भी है।
ठीक है, ये आपकी यथार्थ सोच हो गई। अस्थायी किस लिए होगी? क्योंकि जब आपकी सामान्य इच्छा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब फिर कोई नई सामान्य इच्छा का जन्म होगा, लेकिन वो सामान्य इच्छा एक टाइम पर बनने के बाद पूरी हो जाती है। संकुचित इसलिए क्योंकि सामान्य इच्छा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम हो या आजीवन बनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। सामान्य इच्छा उद्देश्य को पूरे करने के बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर समय के साथ हर इच्छा सामान्य इच्छा जो होती है परिवर्तनशील भी होती है। क्योंकि ये अस्थायी है तो सामान्य इच्छा हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, वक्त के साथ समय के साथ वो बदलती रहेगी। जैसे अगर आज हमारी ज़रूरत आधुनिक समय में कैसी हो गई है, भौतिकवादी, अगर पूछा जाए तो भौतिकवादी हो गए। भौतिकवादी में सबसे फास्ट क्या हो गया, हमारे काम से हमारे जीवन से ज़रूरी चीज़ें हो गई, जैसे हमारे लिए कार हो गई और इसके अलावा हमारे पास संसाधन हो गए, या आज के टाइम में आप इंटरनेट भी समझ लीजिए जो आपको आगे रखने का काम करता है। ठीक है, वास्तविक इच्छा एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है। वास्तविक इच्छा का दृष्टिकोण कैसा होगा? व्यापक होगा, यानी कि सबके लिए होगा और सोच समझ कर निर्णय लिया गया होगा। इसमें दूरदर्शिता होगी। दूरदर्शिता का मतलब कोई भी प्लान किया जाता है, क्योंकि वास्तविक इच्छा कुछ समय के लिए होती है, वास्तविक इच्छा लंबे समय के लिए होती है, यथार्थ कुछ समय के लिए होती है। तो वास्तविक इच्छा कैसी बनाई जाएगी? जो स्थायी तौर पर हो, उसमें स्थायित्व हो। ठीक है, दूसरा किसको देख के बनाई जाएगी? व्यक्ति को। यहाँ महत्व हमेशा व्यक्ति को दिया जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत दो बातों पर बनता है। इसके प्रकार हैं यथार्थ और वास्तविक। यथार्थ वास्तविकता में आप समझ लीजिए आर्टिफिशियल या फिर ओरिजिनल। इसको अगर आर्टिफिशियल बोल दो तो कुछ ऐसा ही लगता है ना, संकुचित है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है। अगर हम इसे ओल्ड इज़ गोल्ड का नाम दे दें तो व्यापक दृष्टिकोण है, दूरदर्शिता भी है और व्यक्ति के लिए ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के लिए ही तो बनाया गया है। ठीक है, मिटो देते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए। जब सामान्य इच्छा आती है, सामान्य इच्छा का जन्म होता है तो वास्तविक या फिर स्वार्थ की इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए भी इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें देखना है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, विशेषताएं हम जान लेते हैं। पहले पॉइंट में लिख लीजिए कि सामान्य इच्छा की सिद्धांत में सबसे पहले नंबर पर आएगा अखंडता। क्योंकि अगर किसी राज्य में 100 व्यक्ति हैं, 200 हैं, 2000 हैं, 2 लाख हैं, सबकी इच्छा सामान्य है, एक है, तो इच्छा को क्या तोड़ा नहीं जा सकता, लोगों की यूनिटी को हटाया नहीं जा सकता। ये क्या हो गई? अखंडता में परिवर्तित हो गई। ठीक है,
चाहे वो सामान्य इच्छा कैसी होगी। आप मान लीजिए आपकी कंट्री पर या किसी देश पर कोई आक्रमण हो जाता है, किसी देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है और यहाँ का जीवन खतरे में पड़ जाता है, और ये लोग, यहाँ से संबंधित लोग कभी भी वार में विश्वास नहीं रखते, लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार बन जाएं कि उन्हें वार का जवाब देना पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति में सबकी सामान्य इच्छा क्या हुई। हालांकि ये एक आपातकालीन हो गई, जिसमें परिस्थितियाँ कैसी हो गई, विपरीत हो गई, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे समझ लें तो यहाँ के लोग सबसे पहले महत्वता किसको देंगे, जीवन को। और जीवन को महत्वता देंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ पर हमें हमारी सबकी यूनिटी बनानी होगी और एक डिसीजन लेना होगा और इसका जवाब देना होगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, या अब आप समझ लीजिए कोरोना के ही टाइम में सबने क्या किया, स्वयं को अपने घरों में कैद किया। सामान्य इच्छा हो गई ना सबकी, और ऊपर से राज्य का आदेश भी हो गया। ठीक है, संप्रभुता। संप्रभुता क्योंकि सामान्य इच्छा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की एक राय होती है, सभी लोगों का एक मत होता है, किसी का इसमें पर्सनल या व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, इसलिए ये संप्रभुता होता है। संप्रभु इसलिए कहलाएगा, ये सामाजिक है, सामाजिक सबके कल्याण के लिए होगा। ठीक है, एक शब्द का यूज कर सकते हैं, अचूक, यानी कि सामान्य इच्छा में हमेशा एक ही बात होती है और वो मान्य ही होगी, क्योंकि सभी व्यक्तियों की एक ही इच्छा है, तो ये सामान्य इच्छा मान्य होगी और सभी के लिए डिसीजन लेना सही होगा, तार्किक होगा और सोच समझ कर लिया गया डिसीजन अचूक होता है। ठीक है, कभी भी डिसीजन अगर लिया जाए सोच समझ के लिया जाएगा और सभी जनता के द्वारा लिया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि उसको तोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो कार्य फिर होता ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर डिले हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, लिखना नहीं है उसमें कि डिले हो जाए तो अलग बात है, ऐसा क्वेश्चन में मत लिख देना। ठीक है, इस पे क्या होगा, अचूक के बाद स्थायित्व। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसके ऊपर क्लास की जा रही है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगी क्वेश्चन का, भी क्वेश्चन है आज के लिए। स्थायित्व, सामान्य इच्छा के सिद्धांत में क्या होगा, एक स्थायित्व बना रहेगा और वो इच्छा सबके लिए होगी और कारगर भी होगी। मान लिया कि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें स्थायित्व बना रहेगा, यानी कि उस कार्य में उस कार्य का होना तय है। चाहे आप ये समझ लीजिए किसी सूखे प्रदेश में तालाबों का निर्माण, ठीक है, या सामान्य इच्छा के लिए किसी सूखे प्रदेश में नहरों का मोड़ाया जाना, या कुछ भी ऐसा कोई भी काम किया जाना जो वहाँ की जनता के लिए होगा और सामान्य इच्छा है, सब लोगों ने बनाया है, मिलजुल के भी किया है। बहुत काम भी ऐसे होते हैं, आप भी देखोगे ग्राम पंचायत में या कहीं पर भी इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं कि जब लोग मिलकर एक काम करते हैं। इसका इंडिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल पार्क। पहले पार्क को महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। अभी आप देखोगे हर घर के बाहर लगभग एक पार्क है। इधर आपके घर होंगे, चारों तरफ आने जाने का रास्ता होगा और पार्क दिया होगा। और ये जो पार्क होता था, ये खाली ज़मीन
इसको महत्व नहीं दिया जाता था। अब लोगों में जागरूकता आने लगी तो इस पार्क को महत्व दिया जाने लगा। लोग सुबह योगा करते हैं, लोग सुबह टहलते हैं और इसके अलावा अपने छोटे मोटे फंक्शन भी पार्क में करते हैं। ठीक है, उसको भी अपने बाग बगीचों की तरह ख्याल रखा जाता है। और आपने देखा होगा कुछ शहरों में पार्क नहीं हुआ करते थे, तो लोगों ने क्या किया, इकट्ठे होकर के जब देखा कि दूसरे देशों में पार्क को महत्व दिया जाता है, लोग घास में बैठते हैं, और तो उन्होंने भी घर के बाहर छोटे छोटे पार्कों को सही करना शुरू कर दिया। वहाँ से कूड़ा हटाना शुरू कर दिया, वहाँ पर सड़कें थोड़ी खुद से ही सही करनी शुरू कर दी। तो कैसा हो गया, ये सामान्य इच्छा वहाँ के एरिया की हो गई। अगर कुछ कार्य बड़ा होगा तो व्यापक स्तर पर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे हमने समझ लिया, इसको स्थायित्व रहता है। इसमें जो पार्क बनाए गए हैं या फिर कोई भी कार्य किया गया उसमें स्थायित्व रहेगा, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें और अच्छा काम होता चला जाएगा। ठीक है, कानून द्वारा कब होगा, जब राज्य इसको नीचे की तरफ यानी कि पब्लिक में लागू करेगा, तब क्या होगा, इसे एक कानूनी मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जाम्पल वो तो समझाने के लिए थे ताकि हम आसपास की चीज़ों को ही देख के समझ जाएं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जब राज्य द्वारा कोई सामान्य इच्छा की सिद्धांत यहाँ से सिद्धांत बना, ज़रूरत बनी, हमारी आवश्यकता बनी, राज्य के पास गई, राज्य ने इसको मान्यता दे करके क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो इसने कैसा रूप ले लिया, जब राज्य की स्टैंप लगेगी तो ये कैसा रूप हो गया, एक कानूनी हो गया। ठीक है, इसमें कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है लोक कल्याणकारी। अगर इसे ही एक्सप्लेन किया जाए कि लोक कल्याण क्या होता है, अगर पूछा जाए तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं लोक कल्याण क्या होगा। ठीक है, लेकिन लोक कल्याण आज का रूप ले, आज का जो प्रशासन है कैसा हो चुका है लोक कल्याण का। और इसका जिक्र कब हुआ था, बहुत टाइम पहले, रूसों के टाइम पे लोक कल्याण का। ठीक है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रकट किया गया था, लोक कल्याण को प्रकट किया गया था। ओके, तो सबके कल्याण के लिए, कल्याण तो पता ही होगा, कल्याण का मतलब है कि सबका उद्धार होना। अब उद्धार का भी मतलब पता ही होगा। ठीक है, तो अगर कल्याण को एक साइड कर दिया जाए और लोक को एक साइड कर दिया जाए तो लोक का मतलब है पब्लिक, कल्याण का मतलब है वेलफेयर, व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अब अगर ये लोक की जगह लोक कल्याणकारी से कर दो अगर, और आगे लगा दो राज्य, तो ये राज्य कैसा हो गया, ये राज्य हो गया एक ऐसी दृष्टि का, एक ऐसा वर्क करने वाला राज्य, स्टेट बनेगा जो अपनी जनता के कल्याण के लिए ही सिर्फ कार्य करता है। समझ रहे हो, यानी कि कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो उसकी जनता के विपरीत होगा। ठीक, तो लोक कल्याणकारी अगर राज्य की तरफ लगता है तो बात वही है। लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा कैसी होगी, लोक कल्याणकारी होगी, सबके हित में होगी, सबके भले के लिए होगी। और ये कल्याणकारी शब्द
बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, यूपीएससी से रिलेटेड और पीसीएस सर्विस के रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत। अब आप एक शब्द पढ़ोगे, आगे एक टॉपिक आएगा उदारवादी, उदारवाद। ठीक है, उदारवाद, लोक कल्याण अगर पढ़ा जाए, देखने में तो एक जैसे लगेंगे तो, लेकिन इनमें अंतर है, अंतर आपको नज़र आ जाएगा। सो जब हम समझेंगे, ये टॉपिक किया जाएगा, आपको इसका भी पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, इस सिद्धांत में क्या है? मौलिकता है। मौलिकता कैसे होगी कि जब सामान्य इच्छा बनती है ऑल, सबके लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सैकड़ों लोगों ने उस पर क्या किया है? सोचना विचारना शुरू किया है। सोच विचार के बाद इसमें मान लिया 10 महीने अगर लगे हैं, जैसे हमारा अगर देखा जाए संविधान में भी कितना टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने, ठीक है। तो क्या वो चीज़ गलत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, हर पक्ष पे होगी, क्योंकि उस समाज के व्यक्तियों को पता होता है कि मेरे समाज में किस तरह के किस प्रकार के व्यक्ति हैं और उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या उनकी मौलिकता है। इस बात का ध्यान राज्य को होता है, भली प्रकार से होता है, और सीधी सी ही बात है। तो इसमें भी क्या चीज़ नज़र आएगी? मौलिकता नज़र आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है लोक कल्याणकारी के बाद मौलिकता। लेकिन अभी कुछ आलोचनाएं भी होंगी। अगर सामान्य इच्छा के सिद्धांत में कुछ खासियत हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। कमियां एक बार नोट कर लीजिएगा। रूसो के सिद्धांत में, सामान्य इच्छा के सिद्धांत में क्या नज़र आ रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास कैसा नज़र आ रहा है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है ये क्लियर ही नहीं है, ठीक है। कभी वो राज्य को महत्व दे रहा है, कभी ये सामान्य जनता को महत्व। तो विरोधाभास राज्य में और जनता में हो जाता है। कौन सर्वोच्च है ये क्लियर नहीं हो रहा। अगर जनता सर्वोच्च है, जनता सारे डिसीजन ले रही है, तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं बनता, ठीक है। यही विरोधाभास किसके सिद्धांत में आता है? रूसो के सिद्धांत में, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्योंकि विरोधाभास साफ है। अगर हमने सारी पावर राज्य को दी है तो फिर डिसीजन जनता क्यों ले रही है, ठीक। तो ये विरोधाभास एक स्पष्ट तरीके से आता है जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत में जाना जाता है। ये इसकी एक आलोचना है। और एक पॉइंट लिख लीजिए आप, आधुनिक विचारक इसे क्या करते हैं? नकारते हैं। ठीक है, क्यों नकारेंगे? जाहिर सी बात है, आधुनिक विचारक इस बात को इसीलिए नकार देते हैं क्योंकि सामान्य इच्छा के सिद्धांत में कुछ भी चीज़ें, कुछ भी तथ्य स्पष्ट नहीं है। हमेशा आपने देखा होगा कि आधुनिक समय में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, हमेशा उसका इतिहास भी होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये भी एक पॉइंट बनता है, वैसे आलोचना में आता है, जो इसके इतिहास को, इसके बेस को क्लियर नहीं करता। आप नोट कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा तथ्य,
तथ्य कैसे हैं यहाँ पर? बिल्कुल ही नहीं है, फैक्ट नहीं है। तथ्यों पे जो डिसीजन लिया जाता है वो फैक्ट नहीं है, और कोई भी इसमें भविष्यवाणी नहीं है। ठीक, इस वाली बात को भी आप समझ सकते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? काल्पनिक। अनैतिक। ये काल्पनिक इसलिए है क्योंकि कब कोई सामान्य इच्छा आ जाए, प्रकट हो जाए, ज़रूरत हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे कि उस सिद्धांत का, उस इच्छा का कोई भी अस्तित्व नहीं है और वो अनैतिक है। अनैतिक कैसे? कि कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, कहीं पर भी हमारे समाज में ऑलरेडी अस्तित्व नहीं है, कोई इसके नियम नहीं है जिसे हम फॉलो करते आ रहे हैं, अनैतिक है। कब क्या सामान्य इच्छा हो, ये कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए सामान्य इच्छा काल्पनिक है, काल्पनिक ही होगी। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए हमें कल्पना करनी पड़ती है कि हमें हमारी आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लिया दो नदियां हैं और एक नदी है, इधर पर जाना है, तो इंसान पहले क्या करेगा? उसके लिए कल्पना ही करेगा ना, पुल बनाने के लिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि ये काम कितना रिस्की है, होगा कि नहीं होगा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो एक कल्पना मात्र हो जाएगी और समय के साथ में बर्बादी भी होगी। अगर ये काम बन जाता है तो कैसा होगा? ये अच्छा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये कल्पना है, जिस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं सेम उसी तरह से। ठीक है। एक और भी वाली बात है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को रूसो के परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषित क्या है? नहीं है। मैंने क्रॉस लगा दिया तो नहीं है, लिख लीजिएगा। परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ भी बातें क्लियर ही नहीं है, सब बातें अस्पष्ट है, व्यक्ति के किस पहलू से जुड़ी हुई हैं, ये वाली बातें कहीं पे भी लिखी या पढ़ी हुई समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, रूसो के सिद्धांत में जब हम सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब सामान्य इच्छा के सिद्धांत को, इसके दो प्रकार होते हैं। प्रकार, ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं, और आलोचनाएं। निष्कर्ष। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे महत्व लिख सकते हैं। महत्व क्या है? महत्व भी यहीं से पॉइंट आपके बन के आते हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि हमने तो महत्व नहीं पढ़ा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यूपीएससी कभी भी जो आपने पढ़ा है किताब में एज इट इज़ उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा। आपने देखा होगा, विवेचना कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, समीक्षा कीजिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ चीज़ें आपको क्या करनी होगी, बनानी पड़ेंगी, उसमें सोच, अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। यानी कि आपको बल किस पे देना है? अवधारणाओं पर। आपने ये चीज़ समझनी है, अवधारणाएं समझनी है। अवधारणाओं को क्लियर कट करने के बाद अब आपके साथ पास आ जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, उसके महत्व भी, उसकी कमियां भी, या कोई भी सिद्धांत जो
दिया गया है प्राचीन समय में, तो आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है उसको बताया जा सकता है। चाहे वो सिद्धांत वर्तमान समय में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें महत्वपूर्ण होगा ज़रूर। आप ध्यान दोगे, अगर वो सिद्धांत नहीं होता, ठीक है, और आज के टाइम में नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, क्योंकि वो सिद्धांत हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस पर वर्क हो चुका है, जान गए हैं लोग, ठीक है, और वो कार्य दोबारा नहीं होगा या फिर वो सिद्धांत लागू नहीं होंगे। सती प्रथा ही देख लो, ठीक है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में सबसे बड़ी बात है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने ही ये जागरूकता पैदा की कि राज्य का अस्तित्व किसके लिए है? जनता के लिए है। जनता के लिए कार्य करना, जनता के लिए या जनता के हित में कार्य करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें कहाँ से नींव मिली? आप समझ जाइएगा कि अगर पहले सोच नहीं आती, साइंटिस्ट की सोच थी कि सेब अगर ज़मीन पे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण के बल का सिद्धांत कैसे आता? नहीं आता। ये किसी की सोच का ही तो परिणाम है। जब ये सोच का परिणाम है और ये तो लागू हो चुका है, यानी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसों के समय में लागू हो चुका है। भले ही वर्तमान समय में ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत लागू नहीं है, लेकिन क्या हम इसे ये नहीं कह सकते ये वर्तमान में रूप है किसका? कल्याणकारी। जो सामान्य इच्छा सामान्य यानी कि सबके लिए थी, वो आज कैसी होगी? कल्याणकारी होगी। है तो सबके लिए ही, लेकिन इच्छा की जगह उसका रूप कैसा हो गया? कल्याणकारी रूप हो गया। तो इम्पोर्टेंसी है। वास्तव में ये नींव जब पड़ी थी, धीरे धीरे इसका रूप बदलता चला गया। ये और भी सामान्य इच्छा कैसी होती चली गई? कल्याणकारी होती चली गई, जनता के हित में होती चली गई, जनता के लिए होती चली गई। और सभी लोकतंत्र समाज क्या करते हैं? किसका पक्ष लेंगे? सामान्य इच्छा का। या आज के टाइम में किसका पक्ष लेंगे? कल्याणकारी इच्छा का। सही है, ठीक है, ये बिठा देते हैं। और अभी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिले हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, साधारण सा है और बड़ा ही आसान सा है, क्वेश्चन टफ नहीं है। विधि द्वारा शासित सामाजिक संविदा क्या करना है? टिप्पणी। खाली इसको एक्सप्लेन करना है। रूसो का, ठीक है, विधि द्वारा शासित सामाजिक संविदा क्या है, ठीक है,
इसको मैंने टिप्पणी लिख दिया, टिप्पणी करना है। और इसको कितने वर्ड में लिखोगे? 150 में लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद एक और लिख लीजिए, भूमिका लिख लीजिए। सामान्य इच्छा के सिद्धांत की लोकतंत्र में भूमिका, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा 200 शब्दों में। विधि द्वारा शासित सामाजिक संविदा, या रूसो का भी लिख सकते हैं शुरू में, विधि द्वारा सामाजिक संविदा। फिर दूसरा है सामान्य इच्छा के सिद्धांत की लोकतंत्र में भूमिका, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया था क्लास का, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड बहुत बच्चों ने किया, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का था, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट को दुख था कि उनको 10 में से केवल, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, 3 नंबर मिले या 2 नंबर मिले, ठीक है। और इतना ही नहीं, 1.5 नंबर भी मिला है, ठीक है। बहुत बच्चों का तो 0 भी था, ठीक। एक बात ध्यान रखिए कि अगर मैं बेवजह आपके क्वेश्चन को सही बोल दूं कि ये सोच करके कि आपने लिखा ही है, चलो बहुत अच्छी बात है ना, तो इससे क्या होगा, जो आज आपके 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 1 नंबर है, 0 नंबर है, ठीक है, तो क्या ये नंबर इम्प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी सोच वहीं पर ही रह जाएगी। इसलिए बहुत हाईएस्ट नंबर कितना आएगा? क्या यूपीएससी भी आपको 10 में से 10 दे देगा? इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं देगा। फिर हमें तो फाइट हिंदी मीडियम में करना है, थोड़े से हमको ज़्यादा जागरूकता की तरफ देखना है। हालांकि जब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें वर्क इस साइड करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा किताबी नहीं बनना, क्योंकि क्या मटेरियल छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर जो भी मिला है आपको, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि 10 में से 10 किसी का नहीं मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की, जिसका 0 नंबर आया। क्या था कि पूछा कुछ गया था और लिखा कुछ गया था। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ठीक है। राजनीति का अर्थ, राजनीति क्या है, वो नहीं पूछा गया था। फिर दूसरा जो लिमिटेशन थी 200 नंबर की थी, इसे 300 का क्यों बना रहे हो, और 300 से ज़्यादा भी है तो वो नहीं करना। कोशिश करो। आज 0 नंबर आया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सिचुएशन पता चली ना, 0 नंबर के बाद कितना नंबर आएगा। आप जंप नहीं करोगे, इस पे मत जाइए कि 10 पे हमें 10 चाहिए। आप इम्प्रूव कीजिए, 5 नंबर पे आइए, 3 नंबर पे आइए। ये तो हालांकि आपकी बात आर्ट है कि आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा नंबर ले आए, पर 10 से तो क्रॉस नहीं करोगे ना, ठीक है। तो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, हाईएस्ट बच्चों के जो नंबर आए हैं 5.5 और 6,
मेरे पास तो इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर मैं 10 में से 10 दे दूं और बच्चों को कह दूं कि आपने लिखा है भाई यही बहुत बड़ी बात है और आपकी तारीफ़ कर दूं, तो क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी नहीं जान पाओगे। बहुत बच्चों को पता भी होता है कि मेरे नंबर 0 लायक हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मुझे कितने नंबर दे दिए, 8 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, तो वो आगे स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो लिखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें लग जाता है कि सही मार्किंग नहीं है। तो इसलिए अगर हम कमी बता रहे हैं, पहली स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हमारे पास नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, 10 में से अगर आपके नंबर काट लिए जाते हैं तो बात जेन्युइन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी सुधरनी चाहिए। यानी कि आप अपने कोर्स तक 4-5 महीने तक स्पेलिंग भी सुधार लोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आपने अच्छा लिखा हो और स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा नहीं है जो टॉप किया 6 नंबर लिख के आया उसके भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी बिल्कुल थी, लेकिन इतनी नहीं थी। बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर कहीं पर कोई एग्ज़ाम्पल घड़ा लिखा है तो उन्हें पता है कि इसके घड़े पर भी डॉट लगाना है, तो उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है। ठीक है, हिंदी मीडियम को ध्यान देना पड़ता है। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन तो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड। आप चाहे इंट्रोडक्शन 2 लाइन का दें, लेकिन बात तो प्रेजेंट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हम सीधा लाभ हानि पर नहीं पहुंच पाएंगे। पहले बताया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या कहलाते हैं, सिर्फ उतने ही शब्द में। उसके बाद आपको बताना है कि इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, विशेषता क्या है, समाज पे प्रभाव क्या है, जो पूछा गया है वो। उसके बाद निष्कर्ष और लिखने का तरीका बताया गया था, कॉपी के अंदर दी गई लाइन के अंदर, यानी कि इस एरिया में। और ये जो साइड में खाली जगह है इसको खाली ही रहने दीजिएगा। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि आप लोग कमी भी कर रहे हैं तो आपको क्लियर है कि आप कमी कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमने तो लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और पहली बात तो यह है कि जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं 6 नंबर, तो आधा तो उन्होंने एक रात पहले पढ़ के लिखा। चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में भी पढ़ते ही हैं, पढ़ के ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सोच बनाई वहाँ पर, एक मतलब आंसर लिखने की डेवलप किया। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग मेहनत करो और 5 महीने ले लो, 4 महीने ले लो, लेकिन आपका एग्ज़ाम 1 बार क्रैक होना चाहिए। और इसमें आज आप कमी करके लेके आए हो, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी देने शुरू नहीं किए, और कमी अगर है तो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करो और रोज़ एक क्वेश्चन लिखो, नंबर ही इम्प्रूव होगा और बताने में भी सही लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यूपीएससी अगर पूछ भी लेता है तो आपके क्राइटेरिया के ही अंदर होंगे। लिखने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। टाइम लीजिए, बहुत अच्छा लिखिए, और है ना, जो भी काम हो एक बार मौलिकता के साथ हो, गुणवत्ता के साथ हो। क्लियर? तो बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, स्माइल कीजिए और जितनी गलती करनी है गलती कीजिए, लेकिन टेस्ट में कीजिए और उसमें गलती के साथ सुधार का रेशियो बढ़ा दीजिए। हम बस यही चाहते हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट एरिया है वो बढ़ जाना चाहिए। जो गलतियां हैं वो अपने आप डाउन हो जाएंगी और डाउन होकर के 0 हो जाएंगी। जो 0 है वो नंबर की जगह क्या हो जाए, आपकी गलतियां हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन जो 2 दिए हैं बिल्कुल कीजिएगा, और जो भी समझ में आता है पहले लिखिए, पढ़िए, समझिए, दिमाग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अगली क्लास कल होगी, 2-3 कर पढ़ाए जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं।